तो आज पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स चैप्टर नंबर 16। अच्छा, ये बहुत आसान चैप्टर है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं ना, एक तो आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट है और आपका टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है। तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको हम बस डिस्कस करेंगे। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा टॉपिक, फिर आपकी थ्योरी जो है वो देख के जो है समझ में आ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास अभी तक डेवलपमेंट हुई है सर्जरीज़ में, आर्थ्रोपॉलजी की जो सर्जरीज, आर्थ्रोप्लास्टी की जो सर्जरीज़ हैं, उसके अंदर जितनी भी हमारे पास डेवलपमेंट हुई है, उसके अंदर हमारे पास इतने नए डिज़ाइन आ गए हैं, इतनी अच्छी सर्जिकल अप्रोचेज़ आ गई हैं कि हम जो हमारे पास टोटल हिप रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट हैं, हम उनको अच्छे तरीके से जो है वो रिलीफ देने के जो है काबिल हो चुके हैं। लेकिन ये रिलीफ किस लेवल तक है? ये है आपका बेसिक फंक्शन तक, यानी वो खुद चल के वॉशरूम जा सकते हैं, उठ के खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये सोचना कि भाई वो इस प्रोस्थेटिक लेग के साथ हज उम्रे पर चले जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे या सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे, तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं होता। या तो आपका जो आपने प्रोस्थेटिक जो कंपोनेंट लगवाया है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, या वियर और शेयर के जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। अब वो सब क्या होता है वो हम थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ते हैं। पहली लाइन में ये कह रहा है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स इन प्लांट डिज़ाइन, मटेरियल फिक्सेशन टेक्निक्स एंड सर्जिकल अप्रोचेस, पेशेंट विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट एंजॉय रिलीफ ऑफ पेन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक फंक्शन। ये हमने बात कर ली है। चल रही है वीडियो? ओके। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स। अब जो आपके आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स लगते हैं, आपका कोई भी जॉइंट है, आपका बिलफर्ज आपका जो फीमर है उसका हेड लगवाया है आपने, तो अगर जो भी आपका जॉइंट आप लगवाते हैं, जो भी कंपोनेंट आप लगवाते हैं, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका बेसिक जो रीज़न है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, कि किस साइज़ की फोर्सेस जो हैं वो उस आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स पे आने वाली हैं। अब कोई हिप का इम्प्लांट लगवा रहा है, वो ओल्ड एज में है, तो हम उसको वो इम्प्लांट लगा देंगे जो फिक्स होगा। हमें पता है अब ओल्ड एज है, अब उसके बोन्स मजीद ना बढ़ेंगे, ना उसमें वेयर एंड ईयर का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर कोई यंग अडल्ट है, हमें पता है कि इसने जो है वो 10-12 साल बाद इसके बोन्स भी बड़े होंगे, इम्प्लांट्स इसको छोटे पड़ जाएंगे, या इम्प्लांट्स की वजह से इसका जो ये वाला साइड है लेग का, इसी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो हमें पता है कि हमें दोबारा इसको सर्जरी देनी है, तो फिर हम उस हिसाब से सोच के करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उस आर्टिफिशियल इम्प्लांट पर प्रेशर जो आएगा, जो फोर्स आएगी, उसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है। अब मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को जो उन्होंने 3 चीज़ों में निपटा दिया, यानी विद द टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स इंक्लूड इशू रिलेटेड टू वियर ऑफ बियरिंग सरफेसेस, जो बियरिंग सरफेसेस हैं उसके ऊपर कितना जो फोर्स से काम करेगी वो। दूसरा मैकेनिकल फेलियर ऑफ इम्प्लांट, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है इम्प्लांट्स का, जो आज भी होता है, आज की डेट में भी पॉसिबल है, और इम्प्लांट्स का जो किसी रीज़न से लूज़ हो जाना। Total hip replacement is a type of surgery in which a part or whole of the diseased natural hip joint is replaced with artificial component. अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो है वो सर्जरी है जिसके अंदर आपका जो है वो आप जो डिजीज़ हिस्सा है ख़राब, उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, या आप पूरा का पूरा जो हिप को उसको रिप्लेस करवा सकते हैं विद आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ है तो आपको नॉर्मल फंक्शंस तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकते। अब इसके 2 टाइप्स उन्होंने बताया, एक तो है कंप्लीट और एक है पार्शियल। जो पार्शियल है, और देखो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, आपको MCQ में लाजमी आएगी, या फिर आपके पास जो वाइवा उसमें पूछ लेंगे वो कि पार्शियल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम फीमोरल कंपोनेंट को रिप्लेस करते हैं, जबकि टोटल के अंदर हम फीमोरल और एक्स्ट्राब्यूलर कंपोनेंट दोनों को रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना, एक में सिर्फ फीमर को किया है, फीमोरल कंपोनेंट को रिप्लेस किया, दूसरे में हमने फीमोरल और एक्स्ट्राब्यूलर कंपोनेंट दोनों को रिप्लेस कर दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज कंपोनेंट यूज इन द कंपोनेंट इट कैन बी, हमारे पास जो वो 3 टाइप्स दिए हैं उन्होंने जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। ऐसे तो नहीं है ना किसी भी चीज़ का लोहे का बना के, धात का बना के जो हमने कंपोनेंट लगा दिया। कंपोनेंट जो वो चीज़ जिससे जो आपका वो जो प्रोस्थेटिक पार्ट है, वो जो हिस्सा है जिसको हम रिप्लेस करेंगे वो बनेगा। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक सिरामिक, एक मेटल और एक होता है पॉलीएथिलीन। कभी कभी हम मिक्सचर यूज़ करते हैं, तो ये जो फर्स्ट टाइप है ये है पॉलीएथिलीन और मेटल, जिसमें जो आपका एसिटाबिलम होता है जिसके अंदर जॉइंट में लगना होता है वो आप बनता है आपका पॉलीएथिलीन का, और जो हेड बनता है फीमर का वो मेटल का बनता है। दूसरा होता है मेटल एंड मेटल, जिसके ऊपर दोनों चीज़ें मेटल की होती हैं, और तीसरा होता है सिरामिक और सिरामिक, जिसमें दोनों चीज़ें सिरामिक होती हैं। ये ईजी था, समझ में आ गया होगा। कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, बस याद रखिएगा। अब जो सीमेंट है वो क्या, जो मतलब जो यहाँ पे सीमेंट कह रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने दांतों के अंदर फिक्सिंग नहीं करवाते, जब कीड़ा लग जाता है दांत निकलवा के उसको भर देते हैं जगह को, वो वाला हिसाब किताब है, तो उसको सीमेंट तो नहीं बोलेंगे। बहरहाल यहाँ पर इसको साइंस की लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए हम सीमेंट बोल रहे थे, उसको असली सीमेंट मत समझ लेना, वो जो घर में बनाने के लिए लगती है। तो ये जो हमने कंपोनेंट्स लगवाए हैं उनको होल्ड करने के लिए जो कंपोनेंट लगता है, जो चीज़ लगती है, उसको हम कहते हैं सीमेंट, ताकि वो चीज़ वहाँ पर फिक्स हो जाए। ठीक है, हिले जुले नहीं। अब जो सीमेंट है वो कहाँ यूज़ होती है, वो लोग जिनकी हमें पता है कि भाई ये अभी ज़्यादा 18-19 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे, 20 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे,
उनको जो है वो दोबारा रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई बोन बड़ा हो गया, हाइट बड़ी हो गई तो दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि भाई इनकी ज़्यादा एज नहीं है, तो हम उनको एक स्टेबल फिक्सेशन देने के लिए हम सीमेंट लगा देते हैं, सीमेंटिंग कर देते हैं। जो यंग अडल्ट होते हैं ना, उनके अंदर हम ऐसा नहीं करते, उनके अंदर हम अनसीमेंटेड सर्जरी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई उनकी एज भी बढ़ेगी, उनका बोन भी ग्रो करेगा, वेयर एंड टियर के प्रोसेस होंगे, तो हमें रिवीजन सर्जरी करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट की इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस भी, इंडिकेशंस यानी कि ये रीज़न हो सकते हैं कि आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवानी पड़े, और ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बाद। दोनों चीज़ें आपको बतानी है। वैसे कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं बताता, पर पढ़ लेते हैं। इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एविस्कुलर नेक्रोसिस, सीवियर ट्रॉमा या फिर पेन हो सकता है। इन इंडिकेशन में हम जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? 4 होती हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और दूसरी इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत से लोगों को मेटल सूट नहीं करता, पूरी टांग सूज जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नर्व इंजरी हो सकती है, भाई जो है इम्प्लांट के दौरान फ्रैक्चर हो सकता है फीमर हेड, ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से, तभी तो हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। और जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती है वो होती है आपकी डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट और लूजनिंग ऑफ इम्प्लांट। अब है हमारे पास ये चीज़ें जो हमने पढ़ी थी ना पीछे के, वो कॉम्पोनेंट जिसकी वजह से हमारी सर्जरी फेल हो जाती है। उसमें हमने एक पढ़ा था कि फोर्सेस इफेक्ट करते हैं हिप जॉइंट पे, है ना। तो अभी एक मलचाओ नाम से, एक कोई मलकाओ कहता है, कोई मलचाओ कहता है। अगर आप इंडिया से तो आप मलकाओ कहते होंगे, अगर आप पाकिस्तान पंजाब से तो आप मलचाओ कहते होंगे, और अगर आप सिंध से हैं तो आप भी मलकाओ ही कहते होंगे। तो ये जो साहब थे, एक जो है वो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के लिए डॉक्टर थे। उन्होंने 1988 में, 1978 में और 2002 में जो सर्जरीज़ की जो दुनिया थी, आर्थ्रोप्लास्टी की सर्जरी की दुनिया थी, उसके अंदर जो रेवोल्यूशन लेकर आए हुए थे ये। तो उन्होंने बहुत सारे इम्प्लांट्स वगैरह किए थे और फेलियर भी हुआ था उनमें बहुत सारी चीज़ों में। तो एक इम्प्लांट उन्होंने किया था 2002 में, जो बहुत फेमस हुआ था आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जो मतलब इन्होंने जो है वो किया था इम्प्लांट, तो उसमें क्या हुआ था कि एसेप्टिक लूजनिंग हो गई थी उस इम्प्लांट की। अच्छा, ये बात यहाँ बताने का रीज़न ये है कि इन्होंने खुद ने इम्प्लांट्स किए तब भी ये हुआ, और उसके बाद 2002 के बाद जितने भी इम्प्लांट हुए उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज था वो भी यही था, एसेप्टिक लूजनिंग। तो आपको दोनों बातें एक साथ याद रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम भी लिख दिया और ये वाला नाम भी लिख दिया। तो यानी जो उन्होंने किया था उसमें भी फेलियर के रीजंस वो यही आ रहे थे, और जो उनके बाद जब भी उनका एक आध इम्प्लांट कामयाब हो गया और ये इम्प्लांट कॉमनली होने लगा, तो उसके बाद जो मसले हुए उनमें भी एसेप्टिक लूजनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन थी। अभी एसेप्टिक लूजनिंग क्या होती है सोचें। जो आप पॉलीएथिलीन का जो आप एसिटाबिलम वाला एरिया बनाते हैं ना, आप क्या कहना चाहिए, कंपोनेंट बनाते हैं, वहाँ पर प्री प्रोस्थेटिक बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। यानी आपने एक बोन जो कैल्शियम का बना हुआ है, जो कुछ डिफरेंट चीज़ों का बना हुआ है, उसके साथ आपने एक पॉलीएथिलीन नाम का एक कंपोनेंट लगा के आपने जॉइंट तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब जो बोन की जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं जो उसमें होनी थी वो तो होएंगी, उनकी वजह से बोन के अंदर वियर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं, और आपका जो बोन है वो लूजने जो आपका जो आपने कंपोनेंट लगाया है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अब उसमें वेयर एंड टियर का प्रोसेस होता है। हमें पता है जब हमारी बॉडी का जब पीएच बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी उस पीएच को नॉर्मल करने के लिए क्या करती है, कैल्शियम को लेकर आती है एज अ बफर, बोन से कैल्शियम लेकर आती है एज अ बफर, और ले जाकर जो है वो उसको बॉडी में फैला देती है ताकि पीएच नॉर्मल हो जाए। अब जब बोन से जब आपका कैल्शियम जाएगा तो बोन आपका थिन होना शुरू हो जाएगा, वेयर एंड टियर के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपने जॉइंट जो उसके ऊपर आपने कंपोनेंट लगाया है वो एडजस्ट नहीं हो सकेगा, वो लूज हो जाएगा। इतनी सी बात, अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आगे पूरी वीडियो इसी के बारे में। अब यहाँ पे वापस से बात रिपीट हो रही है कि इम्प्लांट लूजनिंग जो है वो दो चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। फीमोरल स्टेम के ऊपर किस साइज़ की और किस डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रही हैं, इससे जो है वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इम्प्लांट फेल होगा या पास। ठीक है, वो बायोमैकेनिकल फैक्टर्स जो आपको मदद कर सकते हैं या आपके जो आपका आर्टिफिशियल जो हिप है उसको जो है वो ख़राब कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया है कि फोर्सेस एट फीमोरल हेड पे जो फोर्सेस लगती हैं, फीमोरल शाफ्ट पे जो फोर्सेस लगती हैं, और डेली कितने साइकिल्स ऑफ फोर्सेस की एप्लीकेशन होती है। यानी ये बंदा उठ के कितने चक्कर लगाता है। अगर किसी को बार बार यूरिन आता है, सही है ना, और अगर उसको हमने लगा दिया ये वाला प्रोस्थेटिक, तो आप क्या समझते हैं कि वो कितने दिन चला लेगा? वो तो 2-3 महीने में तोड़ के हाथ में दे देगा कि भाई मुझे तो ये पेन हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि फीमोरल हेड, क्योंकि फीमोरल हेड के पास जो एरिया होता है शाफ्ट से पहले और हेड के नीचे,
वो जो नेक, जिसको हम नेक ऑफ फीमर बोलते हैं, वहाँ से आपका प्रोस्थेटिक हेड भी टूट जाता है जो हमने कॉम्पोनेंट वाला लगाया हुआ होता है। ये चीज़ें हम क्यों पढ़े हैं, इससे जो है वो हमारा क्या ताल्लुक़ है, ये आपको लास्ट वाली स्लाइड में पता चल जाएगा। अब हम किस तरीके से हिप की फोर्सेस मेजर कर सकते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि चलने के दौरान 1.8 से 4.6 टाइम हमारी बॉडी का वेट पीक फोर्सेस पर जाता है। पीक फोर्सेस पर यानी कि जब आप चलते हैं तो चलने के दौरान आपकी पूरी बॉडी का वज़न इन एरियाज़ पर सबसे ज़्यादा पहुंचता है 1.8 से 4.6 टाइम ड्यूरिंग वॉक, यानी इतनी मरतबा पहुंचता है। तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर एक दिन में ये बंदा इतनी वॉक कर लेता है और इतना काम कर लेता है और ये एक दिन में इतने कदम चलेगा तो इसकी बॉडी पर जो इतनी मरतबा इस चीज़ का फोर्स आएगा, यानी साल में इतनी मरतबा इस चीज़ का फोर्स आएगा और इतनी दफ़ा इस डायरेक्शन में जो प्रेशर पड़ेगा, तो क्या हमारा ये जो हमने कॉम्पोनेंट लगाया है काम करेगा या नहीं। बस इतनी सी बात है, इसी समझ लिया। अभी इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल फोर्सेस वाली थोड़ी समझने की बात है अगर आप समझे तो। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या, हमारे पास जो कैप्सूल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो हमें चलने में हेल्प करते हैं और स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो क्या है, आपका जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं। तो जब आप चलते हैं घिसड़ लगती है, उसके रिएक्शन में आपकी हड्डियाँ आपस में टकराती नहीं हैं, बल्कि जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स और कैप्सूल्स हैं उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो इन दोनों चीज़ों पर जो है आपकी हिप फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। अब हमने जो है वो एक इंटरनल फोर्स रिमूव करके चेंज कर दी है, तो क्या वो उस एक्सटर्नल फोर्स के साथ उस तरीके से काम कर पाएगी जो हमारे पास नेचुरल था। ये सब चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। एनालिटिकल हिप फोर्स मॉडलिंग, ये क्या होती है, हमारा जो हिप है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बना हुआ है, इसमें 3 डायरेक्शन में मूवमेंट होती हैं। तो हमें इंटरनल मूवमेंट, तो जो हमारे पास जो जितनी भी फोर्सेस उस पर इफेक्ट कर रही हैं, उस पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्सेस काम करेंगी तो ही हम जो है इक्विलिब्रियम के स्टेट में रह सकते हैं मैकेनिकली। अब ये क्या बात बोली है मैंने कि जब आप चलते हैं, जैसे सोचें आपकी टांग जो है वो सीधी है, बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं आप या आप बैठे हुए हैं। अब आप अपने लेग को, टांग को मोड़ेंगे, नी को अंदर की तरफ ले जाएं अगर कुर्सी बैठे हुए तो, या जिस तरह नमाज में मोड़ के बैठते हैं इस तरीके से मोड़ के बैठ जाएं। जितनी पावर आपके पाँव को मोड़ने में लगेगी, यानी फ्लैक्स करने में लगेगी मसल्स की, उतनी ही पावर आपके दूसरे मसल्स को, उस लेग को वापस से एक्सटेंड करने में लगेगी। तो यानी इंटरनली और एक्सटर्नली फोर्सेस बराबर होंगी तो बॉडी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि अंदर वाले मसल्स हैं ना, जो इंटरनल मसल्स हैं जो आपके पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत बड़े इजीली पावरफुली जब वो फ्लेक्स कर लेते हैं लेग को। लेकिन जो एक्सटेंशन वाले मसल्स हैं वो इतने सुस्त हैं, उनको आधा घंटा लग जाता है वापस से लेग को सीधा करने में। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में। दोनों तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगी तो ही आपकी जो बॉडी है वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है टेंसर फेशियल आटा की। एज स्ट्रॉन्ग अ हिप अबडक्टर एज इट इज़ अ हिप फ्लेक्सर। आपका टेंसर फेशियल आटा के 2 फंक्शन है, ये हिप अबडक्ट भी कर सकता है और हिप को फ्लेक्स भी कर सकता है। अब इसके दोनों फंक्शंस हैं और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग हिप अबडक्टर है ये उतना स्ट्रॉन्ग ही हिप फ्लेक्सर भी है। यानी एक मसल्स के दो काम एक साथ हमें नेचर ने दिए हैं और ये दोनों काम उसी पावर से करता है। यानी अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 100 से 80 को मल्टीप्लाई करके पावर हिप को अबडक्ट करने में लगाता है तो डिट्टो उतनी ही पावर ये हिप को फ्लेक्स करने में भी लगाता है। ठीक है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हिप लोडिंग एनवायरनमेंट, वो फैक्टर्स जो हिप लोडिंग एनवायरनमेंट को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हिप लोडिंग समझते हैं, सारा प्रेशर हिप की तरफ डालना या हिप के ऊपर जो प्रेशर होता है उसके बारे में। ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू लाइफ स्पैन ऑफ एन आर्टिफिशियल हिप इम्प्लांट। अब वो फैक्टर्स जो आपके हिप पे प्रेशर डालने या फोर्सेस जो उसके ऊपर काम करती हैं उन चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब वो इस बात का आपको एक अंदाज़ा दे सकती हैं वो चीज़ें कि आपका हिप इम्प्लांट कितने दिन चलेगा। ठीक है ना, यानी कितनी मेहनत उस जॉइंट पे होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इम्प्लांट इतने दिन चलेगा। 3 चीज़ें, मैग्नीट्यूड, ये क्या मैग्नीट्यूड, किस साइज़ की, किस प्रेशर की जो है वो, किस नौइयत की मूवमेंट हो रही है वहाँ पे। दूसरा लोकेशन क्या है, मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। तीसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ हिप लोडिंग, किस फ्रीक्वेंसी से हिप लोडिंग हो रही है बार बार। ठीक है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। एक कोई फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर पे काम करने वाला एक आदमी है, उसको हमने करवाया है ट्रांसप्लांट। दूसरा एक मजदूर है, वो सीमेंट की बोरियाँ उठा के लेकर जाता है। तो जो कंप्यूटर पे काम करने वाला बंदा है उसके पास तो 8-10 साल आराम से चल जाएगा हमारे पास जो हमने इम्प्लांट किया है। लेकिन जो मजदूर है वो 1 हफ्ते में तोड़ के हमारे पास हाथ में लेकर आ जाएगा। आपको इस बात से इन तीनों चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा, इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे आप। Some can be influenced or selected by a surgeon. Geometry of reconstructed hip joint.
अदर फैक्टर्स आर अंडर पेशेंट्स कंट्रोल, एक्टिविटी लेवल एंड अदर टाइप। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बीइंग पेशेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स को सर्जन्स कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे उस हिप जॉइंट को किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करना है, किस साइज़ में, ये सब आगे कितनी स्ट्रॉन्ग वो जॉइंट को बनाएगा, वो सब चीज़ें। गेट बायोमैकेनिक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब ये है मजेस्की, इन्होंने 2005 में टोटली रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट्स थे उनके बारे में कुछ स्टडीज़ दी थी कि जो आपके इम्प्लांट के जो जितने पेशेंट होते हैं ना, उनकी ऑब्वियसली तो मतलब समझाने वाली बात है, आसान बात है। अगर किसी का बेबी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसका हमने रिप्लेसमेंट की है, तो उसकी जो वॉकिंग स्पीड है वो अल्टीमेटली कम हो ही जाती है, बिल्कुल कम भी हो जाती है। और दूसरा जो कदम रखने की जो साइज़ ऑफ गेट है, यानी जो गैप होता है हमारे 2 स्टेप्स के दरमियान में, वो भी उनका बहुत कम हो जाता है। वो बिल्कुल छोटे छोटे कदम लेकर चलते हैं। जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है उसमें भी डेफिसिट आ जाता है। वो कैसा डेफिसिट होता है, जैसा ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास पेशेंट जब चल के आता है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसके पास जब नेचुरल बोन लगा हुआ होता है तब भी वो बेचारा इसी कंडीशन में होता है कि वो स्लो चलता है कि दर्द ना हो जाए, और इम्प्लांट के बाद भी वो इसी तरह चल रहा होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, आप बोलेंगे कि भाई इम्प्लांट से पहले भी वो ऐसे चल रहा है, बाद में भी ये चल रहा है, तो फ़ायदा ये है कि जब वो पहले आया था तो वो तकलीफ़ में था, उसके बाद जब वो तकलीफ़ में नहीं रहा। पहले जब वो उठता बैठता था तो उसको तकलीफ़ होती थी, बाद में जब हमने इम्प्लांट कर दिया तो वॉशरूम वगैरह खुद से जा सकता है, इस काबिल हो जाता है। Subjects with one total hip replacement are up to 400 times more likely to get their contralateral knee or hip replacement than subjects with no total hip replacement। ठीक है, वो लोग जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाते हैं वो लोग ही कुछ वक्त के बाद नी रिप्लेसमेंट भी करवाते हैं, और वो लोग जो हिप रिप्लेसमेंट नहीं करवाते तो वो आगे फिर उनको नी रिप्लेसमेंट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ी सी ख़तरनाक बात है, अगर इसको स्किप कर दें तो अच्छा है, क्योंकि फिर ये जो 10-12 सवाल मजीद खड़े करती है। अब जी के द सब्जेक्ट्स विद वन टोटल रिप्लेसमेंट आर अप टू 400 टाइम्स मोर लाइकली टू गेट देयर कॉन्ट्रालेटरल नी हिप और रिप्लेसमेंट देन सब्जेक्ट विद नो टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जब आपका हिप रिप्लेसमेंट हो गया, जब आपके वॉकिंग जो गेट है उसके अंदर डेफिसिट आ गया, अब आपका जो साइज़ ऑफ स्टेप है वो कम हो गया, गैप कम हो गया, अब आप सही से चल नहीं पा रहे, अब आप सारा का सारा वज़न अपने दूसरे हिप पर, दूसरी टांग पर देकर चलते हैं, चलने की स्पीड कम हो गई, आपकी एक्टिविटीज़ में रिडक्शन आ गई, तो ऑटोमेटिकली जो आपका नी है, अब जब आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जिनके साथ ही होते हैं उनको पता है कि वो अपना फिर सारा वज़न घुटनों पर देकर चल रहे होता है। वो कोशिश करते हैं कि हिप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दें, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद उनको अपने नी भी रिप्लेस करवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी सर्जरीज़ कामयाब तो हैं, लेकिन क्योंकि इसके रिज़ल्ट कुछ खास नहीं आते तो हम जो है वो इसको प्रमोट करने में जो फेल हो रहे हैं। और ये अगर हम एज अ डॉक्टर बात करें तो बहुत बुरी बात है, और बीइंग अ पेशेंट बात करें तो ये बहुत अच्छा है कि सर्जरीज़ ना हो, क्योंकि पेशेंट जितना रहता है फिर उतना भी नहीं रहता। ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कैन चेंज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हेड ऑफ फीमर एंड फीमोरल शाफ्ट नोन एज हिप ऑफसेट। ठीक है, ये समझने वाली बात नहीं इतनी। जब आप अपना हिप जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं कह रही हूँ, जब आपका हिप जो है रिप्लेस हो रहा होता है तो हम जब ये देखते हैं कि आपके अलाइनमेंट चेक करते हैं बेसिकली बॉडी की, तो हम ये देखते हैं कि इस जो लेफ़्ट वाला है, अगर राइट रिप्लेस करवाना है तो लेफ़्ट, और लेफ़्ट रिप्लेस करवाना है तो राइट, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। उसके बाद जब हम हिप का जब डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसको डिज़ाइन करते हैं, जो आपके पास लगना होता है, आप इम्प्लांट लगना होता है, तो हम ये चेक करते हैं कि दूसरे वाले में कितने चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि ये वाला एरिया पेन में था तो ऑब्वियसली सारा प्रेशर उस वाले हिप पर गया होगा, तो उसके अंदर भी चेंजेस आए होंगे, और क्योंकि प्रेशर इस पर नहीं था, इसने अपने आप को प्रेशर से बचाने के लिए उधर प्रेशर दे दिया था, तो दोनों की जो अलाइनमेंट है उसमें चेंजेस आए होंगे। फिर उस अलाइनमेंट जो तकलीफ़ के बाद हुई है उसके बाद जो है वो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्जरी कैन चेंज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हेड ऑफ फीमर एंड फीमोरल शाफ्ट इज नोन एज हिप ऑफसेट। जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फीमर का और फीमर शाफ्ट का, वो सर्जरी में चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं होता, वो जो नेचर ने बनाया वो तो फिर नेचुरली है ना, उसको हम बाद में तो नहीं प्रोस्थेटिक को सेम उसके जैसा बना सकते। तो ये जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं कि ये हिप ऑफसेट है। इतनी सी बात है, थोड़ी सी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मैं बोल रही हूँ और आपके दिमाग में सर्जरी चल रही हो, बस इतनी सी बात है। अभी जो चेंजिंग ऑफ ऑफसेट है, यानी एक नेचुरल है और एक अननेचुरल है, एक प्रोस्थेटिक है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो आपका
जो अलाइनमेंट है पूरी बॉडी की, एक साइड की, हिप की, नी की, एंकल की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो नी है उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे सारी चीज़ें यही आएंगी। अब रिकन्स्ट्रक्टेड जॉइंट ज्योमेट्री, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कैन इफेक्ट ज्योमेट्री बिटवीन पेल्विस, प्रॉक्सिमल फीमर, रेस्ट ऑफ द लेग। अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो हमने उधर इशू पढ़ा कि जो वहाँ पर क्या हो रहा था, आपका हिप ऑफसेट की वजह से जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा था और जो आपकी अलाइनमेंट ख़राब हो रही थी, उसकी वजह से अब ये कह रहा है कि उसकी वजह से आपके पास आपकी टोटल ज्योमेट्री पेल्विस की, प्रॉक्सिमल फीमर के ऊपर वाले हिस्से की और नीचे वाली पूरी जो टांग है उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है ना, वो डिस्टर्ब हो गई, गेट डिस्टर्ब हो गया, एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो गई। आपका जो अबडक्टर मसल हैं, ऑफसेट द अबडक्टर मूवमेंट आर्म एंड लोकेशन हिप सेंटर रिलेटेड टू पेल्विस कैन बी इनडायरेक्टली अफेक्टेड। आपका अबडक्टर मूवमेंट है, जो आपके लोकेशन ऑफ हिप के साथ जितने भी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट भी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होती रहती है। अबडक्टर मैकेनिज्म चेंजेस विद नेक, हेड, नेक एंगल और नेक लेंथ, वेलगस नेक। अच्छा, ये सारी चीज़ें का मकसद ये है कि जब आप प्रोस्थेटिक लेग बोल रही हूँ, जब आप कंपोनेंट लगवा लेते हैं, प्रोस्थेटिक पार्ट लगवा लेते हैं, अपने पास इम्प्लांट करवा लेते हैं, उसके बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, वेलगस और वेरा और वेलगा। ठीक है, या तो आपके दोनों नी के दरमियान गैप कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वेरस हो जाता है, यानी आपके जो दोनों नीज़ हैं, अभी जो आपका जो थोड़ा सा साइज़ अगर चेंज हुआ है एसिटाबुलम और फीमर के दरमियान, जो जॉइंट के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, जो थोड़ी सी बोन होती है, अगर उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है तो उसकी वजह से आपकी मूवमेंट में चेंजेस आएंगी। और जो नेक ऑफ फीमर है उसकी लेंथ बढ़ने की वजह से आपकी जो मूवमेंट है उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। अब उसकी जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेड नेक एंगल या नेक की लेंथ या वेलगस नेक एंगल डिक्रीज़ हो सकता है, वेलगस नेक एंगल डिक्रीज़ होगा, वेरस नेक एंगल इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपका जो पाँव का एंगल है वो अजीब सा हो जाएगा। यानी चलने वाले को आप ऐसा लगेगा कि आपके पाँव में कोई खुदा न खास्ता पोलियो या इस तरीके की कोई चीज़ें वो अलग से आप नज़र आ जाएंगे। आपकी टांग कभी अंदर की तरफ आएगी चलते हुए, कभी बाहर की तरफ जाएगी। When joint center is moved medially, inferiorly and anteriorly, joint forces minimize। जब आपका joint center medially, inferiorly या anteriorly मूव करता है तो joint forces कम हो जाती हैं, और जब इसका ऑपोजिट होता है तो joint forces बढ़ जाती हैं। Hip forces are concerned in patient after total hip surgery, gait retraining, improvement, hip loading environment, gait geometry cannot be changed without further surgery। अब अगर सर्जरी के दौरान हमें ये नहीं पता चलता कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो हमें बाद में पता चलता है कि पेशेंट अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अब अगर ये इशू हो गए हैं इसकी ज्योमेट्री के अंदर कि वेलगस और वेरा हो गया है उसकी नेक में और उसकी शाफ्ट के एरियाज़ में, तो हमें फिर ये सर्जरी के बगैर जो हम इसको ठीक नहीं कर सकते, तो हमें रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो करनी पड़ती है जॉइंट ज्योमेट्री की। अब ये देखो, ये पिक्चर बनी हुई है ना, ये कितना ज़्यादा गैप इधर आ गया है सर्जरी की वजह से, जबकि नॉर्मल हिप जॉइंट के अंदर जो है इतना गैप नहीं होता। ठीक है, एक्टिविटी लेवल जो सर्जरी के बाद जो वो कम हो जाता है। पहले जो था जो इम्प्लांट्स होते थे उसमें तो बिल्कुल ही कम पेशेंट इम्प्लांट करवाने के बाद उल्टा बेड पर आ जाते थे, लेकिन अब क्योंकि हम थोड़ी डेवलपमेंट की तरफ आए हैं तो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा इम्प्लांट्स का जो स्टे का टाइम है, जो इम्प्लांट्स की लाइफ है वो भी इंक्रीज़ हो गई है और एक्टिविटी पहले से ज़्यादा होने लग गई है। Where simulation studies assume that patient with the total hip replacement take 1 million step per year। अच्छा, वेयर सिमुलेशन स्टडीज़ में ये पता चला है कि जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट होते हैं वो एक साल में 1 मिलियन स्टेप जो वो ले सकते हैं, और रिसेंट स्टडीज़ में 5780 अप टू 12,288 स्टेप जो वो पर डे जो पेशेंट जो लेता है आफ्टर सर्जरी। टोटल हिप नी रिप्लेसमेंट के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं, फिर भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर सेम लगेगा फिर इसको यहाँ से छोड़ देंगे। टोटल नी रिप्लेसमेंट इज़ नाउ द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल स्टैंडर्ड ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। टोटल नी रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा सेफ़ और इफेक्टिव है जितनी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज है उनमें। सेफ़ इसलिए है क्योंकि जब हमारा हिप वाला पोर्शन इफेक्ट होता है ना तो उसके पास कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो उसके ऊपर और दाएं बाएं पे काम कर रहे हैं ना, ऐसा है। लेकिन नी के पास ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं है, तो अगर कोई मसला हो भी जाता है तो वो निपटा देते हैं। ठीक है, इसको इसलिए सेफ़ बोला हुआ है। ठीक है, तो द सर्जन रिमूव द सरफेस ऑफ द बोन दैट हैव बीन डैमेज बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस और अदर कॉजेज, रिप्लेसेस नी विद एन आर्टिफिशियल इम्प्लांट दैट इज सिलेक्टेड टू फिट योर एनाटमी।
अच्छा ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ के आए हैं तो बार बार वही पढ़नी पड़ेगी कि भाई वो जो आपका पार्ट डैमेज हो गया है सर्जरी में, किसी रीज़न से डैमेज हो गया है, एक्सीडेंट में हो गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो गया, उसको हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट से जो रिप्लेस कर दो हैं। वो लोग जिनको सीवियर अर्थराइटिस की वजह से पेन होता है उनके लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट जो जादू का काम करती है, उनका पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। भाई वो जो डैमेज पार्ट था उसको निकाल के रिप्लेस कर देंगे तो पेन बचेगा कैसे। तो सबसे बेहतरीन रिलीफ जो मिलता है वो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट से ही मिलता है। अब इसके रिप्लेसमेंट की कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जो पीछे उस पड़े थे, वही हैं ट्रोमेटिक अर्थराइटिस, पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या जो लेग है उनका बो लेग हो जाना या नी का लॉक हो जाना। बिल्कुल स्ट्रेट लेग होते हैं किसी के बिल्कुल बाओ लेग्स होते हैं मुड़े हुए जैसे झुके हुए हों, और किसी के लॉक्ड होते हैं। तो इस तरीके के इश्यूज़ में भी जो है आपकी नी रिप्लेसमेंट होती है। अब इसकी वार्निंग और प्रिकॉशंस क्या हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। वार्निंग और प्रिकॉशंस क्या है कि लूजिंग कॉम्पोनेंट प्रोस्थेटिक नी वेयर फ्रैक्चर प्रोस्थेटिक, ठीक है, या तो आपका जो कॉम्पोनेंट है वो लूज़ हो जाए या फिर उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाए, यानी जो हमने नया लगाया था उसके अंदर भी फ्रैक्चर हो जाए, जिस बोन पे अटैच करके उसको लगाया था वहाँ से भी वो टूट जाए, या हद से ज़्यादा आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली या दोबारा कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप ज़्यादा मोटे हैं तो आपका जो हमने आर्टिफिशियल कॉम्पोनेंट लगाया वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वजन। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लेग लेंथ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और वही लूजनिंग वगैरह हो सकती है। मोशन एंड फोर्सेस एट द नी जॉइंट, इंटीरियर पोस्टीरियर, वो नी जॉइंट पे जो मोशन और फोर्सेस काम कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जो टोटल नी जॉइंट के अंदर इंटीरियर पोस्टीरियर जब आप मूवमेंट्स कराते हैं, फ्लेक्जर एक्सटेंशन कराते हैं, आपका नी बार बार लॉक होता है और फिर अनलॉक होता है, तो वो फंक्शन जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये फोर्सेस जो उस पर काम कर रही होती है इसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है कि जो हमारा इम्प्लांट है वो नाकाम रहे बार बार लॉक और अनलॉक होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो लॉक और अनलॉक हो रहा होता है हर स्टेप के साथ। नॉलेज ऑफ मैग्नीट्यूड, साइकिल ऑफ नेचर, मोशन एंड फोर्सेस, इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन ऑफ टीकेआर। टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए और कितनी मूवमेंट जो है पेशेंट करने में, जैसे मैंने बात की कि अगर एक मजदूर है उसको हमने रिप्लेसमेंट करके दे दी और एक कंप्यूटर पर बैठ के काम करने वाले को, तो हमें अंदाज़ा होगा कि भाई किसके लिए हमें कितना मजबूत बनाना है और किसको कितने टाइम की गारंटी देनी है और किसको नहीं देनी। जो कंप्यूटर बैठ के काम करता है उसको आप ऑलमोस्ट लाइफ टाइम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन जो मजदूर है उसको आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। उसका काम ही इतने हम जो देखो ना पीछे प्रिकॉशन में जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं। कहाँ गया, इंजरी भी, ओबेसिटी भी, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी भी, वो सारी चीज़ें मजदूर करनी पड़ती है। तो उसको हम नहीं कह सकते कि हम आपको गारंटी देते हैं आप ये करवा लें, और ये इतना महंगा इन्होंने कर दिया कि कोई करवा भी नहीं सकता। अब आपका जो टोटल रिप्लेसमेंट का डिज़ाइन है वो ऐसे नहीं बन जाता कि पेशेंट को लेके एक्स्ट्रा क्या डिज़ाइन बन गया। काइनेमेटिक एक्टिविटीज़ जितनी भी पेशेंट करता है, स्टैटिक और डायनेमिक, उन सब चीज़ों को देखकर ध्यान में रख कर उसके बाद जो है वो डिज़ाइन किया जाता है आपका नी रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट होता है। जो टोटल रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर या तो जो गेट क्या होता है, बेसिकली वे ऑफ वॉकिंग ऑफ योर्स, आप किस तरीके से चलते हैं, कितना लेग्स में बीच में गैप लेते हैं, कितने मिनट में कितना चल लेते हैं, हील स्ट्राइक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है वो एडेप्टेशन हो जाती है, बाज़ के अंदर एडेप्टेशन नहीं होती। अब इसमें किन चीज़ों के अंदर डेफिसिट आता है, आपका जो हील स्ट्राइक है उसके अंदर डेफिसिट आता है, फुल एक्सटेंशन नहीं हो पाती, मिड एक्सटेंशन भी जो है वो लिमिटेड होती है, यानी ना प्रॉपर्ली आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, ना फ्लेक्जन कर सकते हैं, ना आप जो है वो पूरा कदम आगे उठा सकते हैं। आपका कदम का जो आपका जो स्टेप है उसके बीच में गैप भी जो है वो कम हो जाता है। फ्लेक्जन और एक्सटेंशन बाज़ पेशेंट जो है वो अच्छे से कर पाते हैं जिनके इम्प्लांट जो है वो कामयाब होते हैं। यानी अगर पूरा का पूरा आपने ऊपर वाला और नीचे वाला हेड पूरे नी का पूरा रिप्लेस करवाया है तो फिर आपकी फ्लेक्जन और एक्सटेंशन अच्छे से हो जाती है। और बस बार बार वही चीज़ें जो वो रिप्लेस हो रही हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 15 to 20 डिग्रीज ऑफ नी एक्सटेंशन की लास्ट 15 से 20 डिग्री के दौरान जब आपका टीबिया एक्सटर्नली जो है वो रोटेट करता है तो आपका जो नी है वो लॉक हो जाता है, और जब इंटरनली रोटेट करता है तो फिर आपका जो नी है वो अनलॉक हो जाता है। तो ये स्क्रू मैकेनिज़्म है। पोप्लीटियस मसल जो है वो फ्लेक्जन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एक्सटेंशन के दौरान जो है वो रिलैक्स हो जाता है।
ओके। नी काइनेटिक्स ड्यूरिंग वॉकिंग, एडक्शन प्रोसेस, asymmetric load distribution in frontal plane and knees into various collateral ligaments help in balance load between median and lateral condyles of knee। चलने के दौरान आपका जो जब आप एडक्शन हो रही होती है आपके लेग की, तो एसिमेट्री आ जाती है क्योंकि लोड जो है वो दोनों लेग्स पर बराबर नहीं होता। उसके लिए जो हमारे पास लिगामेंट्स वगैरह हैं वो काम कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, ताकि जो हमारे पोस्चर को जो मेंटेन कर सकें। इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। शेयर फोर्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फेलियर मैकेनिज्म जॉइंट टोटल नी रिप्लेसमेंट। जो शेयर फोर्सेस होती हैं, जैसे रगड़ की फोर्सेस जो हैं वो फेलियर का बाइस बनती हैं आपके टोटल रिप्लेसमेंट के मैकेनिज्म। अब शेयर फोर्सेस क्या होती हैं कि जब दो जॉइंट आपस में टकराते हैं ना, तो हमारे पास दोनों जॉइंट के बीच में फ्लूइड होता है, फेशिया वगैरह होता है, टेंडन्स होते हैं, बहुत सी चीज़ होती हैं, तो उन दोनों के टकराने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो हैं वो आराम से स्लाइड और ग्लाइड कर लेते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से प्रोस्थेटिक जॉइंट्स लगवाते हैं, और जो अगर दोनों मेटल के बने हुए हैं या एक पॉलीएथिलीन और एक मेटल का है, तो उनके अंदर जब आपस में जब वो टकराते हैं, तो उनका टकराना जो है वो शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए वहाँ पे कुछ होता नहीं है, टेंडेंस वगैरह, तो वो सीधा हमारे बोन पे इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है वो जो जॉइंट है वो उस प्रेशर की वजह से और उस चोट की वजह से, जिसको कोई शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए कोई मसल वहाँ पर या टेंडन साथ में नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा जो नी रिप्लेसमेंट है वो फेल हो जाता है। अगर बात आपको समझ में आ गई हो, उम्मीद है में आ गई होगी। अब वो फैक्टर्स हैं जो आपके नी मोशन को अफेक्ट करते हैं, आपकी एक्टिविटी, सर्जिकल फैक्टर्स, प्रोस्थेटिक डिज़ाइन, आपका चलने का अंदाज़, आप कितना चलते हैं, कितना कम चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड जो इम्पॉर्टेंट है कि इम्प्लांट्स फेल क्यों होते हैं। वेयर इज़ द प्राइमरी रीज़न। पॉलीएथिलीन वेयर ऑफ टिबियल इंसर्ट इन रिजल्टिंग कॉम्प्लिकेशन में कॉज फेलियर विच लिमिट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। नी काइनेमेटिक्स की वजह से और एडहेसिव और एब्रेसिव वेयर मैकेनिज्म्स की वजह से, जो हमने पीछे बार बार बातें रिपीट की, एक तो ये कि अगर बंदे की उम्र ज़्यादा है तो उसका जॉइंट बोन जो है वो बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से जो है वो आपका इम्प्लांट जो है नाकाम हो सकता है। दूसरा ये कि अगर वो उसकी बोन के अंदर वियर का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, अगर वो एक्टिविटी ज़्यादा करता है, वो भी ज़्यादा है, उसके जॉइंट पे फोर्स ज़्यादा आती हैं, तो भी जो आपका इम्प्लांट नाकाम हो सकता है। यानी बहुत सारे रीज़न हैं इम्प्लांट को नाकाम करने के लिए। एंड दैट्स इट। और ये हमारा जो है आपकी बायोमैकेनिक्स ऑफ आर्थ्रोप्लास्टी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ डीपीटी जो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगले टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।